हेलो ऑल डियर एस्पायरेंट्स एंड वार्मली वेलकम है आप सभी लोगों का आईफस की शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। दोस्तों, आप सभी को पता है सीएसआर नेट 2025 का रिजल्ट लग चुका है और उसी के साथ साथ आईएफएस के होनहार, मेहनती और सफल स्टूडेंट्स रहे हैं और आईएफएस की लेगेसी को इन्होंने इस बार भी मेंटेन करके रखा है। तो आज मेरे साथ ऐसे ही रायपुर छत्तीसगढ़ से ऐसे ही एक कैंडिडेट जुड़े हैं जिन्होंने इस एग्जाम्स में बहुत ही शानदार रैंक हासिल करी है। तो जानते हैं उनसे उनकी कहानी के बारे में कि किस तरीके से उनकी जर्नी रही थी, उसी के साथ साथ क्या अप एंड डाउन, क्या स्ट्रगल्स रहे और ओवरऑल उनका इस एग्जाम्स का एक्सपीरियंस क्या रहा। और मुझे पूरा यकीन है कि इनसे जो है नए एस्पिरेंट्स को बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिलेगा। तो जानते हैं उनकी जर्नी को। तो हेलो दोस्त, हाय सर। थोड़ा अपने बारे में बताइए, हमें इंट्रोड्यूस कीजिए। सर एक्चुअली मैं मेरा एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में हुआ है और मैंने पीआरएसयू रायपुर से अपना एमएससी कंप्लीट किया है। हाँ। मैं वहाँ पे गोल्ड मेडलिस्ट था अपने एमएससी में। एंड आफ्टर दैट एक्चुअली माइक्रोबायोलॉजी के जो लेक्चर्स होते हैं और जो भी इसका कोर्स होते हैं तो उसमें लाइफ साइंस का सिलेबस बिल्कुल मैच नहीं करता हमारे जो नेट के सिलेबस उससे। तो मुझे स्टार्टिंग से शुरुआत करना पड़ा था अबाउट ऑल द टॉपिक्स। इसमें थोड़ा टाइम लग गया मुझे। इट टुक मी 10 मंथ्स टू कंप्लीट द सिलेबस बट आईपीएस से जो भी मैंने पढ़ा था एक्चुअली इट वाज जस्ट ऑफ अंडर लेवल टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ मेरा फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम द बॉटम टू टॉप उन्होंने हर एक चीज समझाया। टू बी ऑनेस्ट मीन्स इट वाज जस्ट गेम चेंजिंग फॉर मी व्हेन आई केम टू आईपीएस। मतलब मेरे हिसाब से जिस तरह से यहाँ पढ़ाया जाता है वो एकदम स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक इन द सेंस जो एग्जाम रिलेटेड होगा वही and to all the concepts will be cleared in given period of time. So it was one of the a great experience from my point of view. ओके, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार दोस्त। अब मुझे ये Yes. बताइए कि पहले तो आपका रैंक क्या रहा है सीएस हंड्रेड में? सर मेरा ऑल इंडिया रैंक 41 रहा। ऑल इंडिया रैंक 41। 41 जी सर। ओके, तो पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा दोस्त, पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से। थैंक यू सर, थैंक यू सो अब मच। मुझे ये बताइए कि क्यों लगा कि मतलब सीएस नेट को क्यों चुना आपने? सर एक्चुअली मेरा शुरुआत से इंटरेस्ट रिसर्च एरियाज में है एंड obviously if I want to go for research then that is the one platform जहाँ से मेरे हिसाब से मुझे मिल सकता है कि मैं वहाँ पे कर सकता हूँ। And I always wanted to get the rank in that. I didn't want to qualify. I just want to get it. मुझे रैंक चाहिए था किसी वाला पे। तो अभी तो आधा जो जर्नी हुआ है, पूरा जर्नी दिसंबर में हो जाएगा। पूरी कोशिश होगी। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब रिसर्च में आपका इंटरेस्ट था तो आपने इस वजह से सीएसआर नेट को जो है। यस। अब देखो, जब भी हम सीएसआर नेट की जर्नी शुरुआत करते हैं तो हर किसी की बनने की, चाहे वो सक्सेस रहा हो असक्सेस रहा हो, तो जर्नी होती यस। है। तो आपकी जर्नी कैसे रहती थी, आपका रूटीन कैसे रहता था, आप कैसे पढ़ते थे? सर जैसे मैंने बताया कि एक्चुअली मेरा सिलेबस जो एमएससी का था वो बिल्कुल मैच नहीं करता था एड से। तो मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। टू बी ऑनेस्ट मैं 6 बजे उठता था सुबह एंड 6 बजे उठ के इट वाज ओनली स्टडी। मेरे पूरे रूटीन में 6 बजे से उठ के 10 बजे तक सीधा पढ़ता था, फिर नाश्ता करके फिर से लग जाता था। ऐसे ही रात के 11 बजे तक सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई किया करता था मैं। एंड मुश्किल से जस्ट फॉर माइंड फ्रेश करने के लिए जिम जाया करता था 1 घंटे। और मेनली बाकी टाइम जो है कभी कभी ऐसा होता था जब एग्जाम पास में आता था तो खाना खाते खाते भी मतलब कोई लेक्चर्स देख लिए या फिर कुछ नोट्स पढ़ लिए, ये सब होता था। एंड मतलब जर्नी ऐसी था, मतलब कम से कम 13 to 14 आवर्स टू स्टडी किया ही है पर डे पूरे 6 मंथ्स। एंड फेस्टिवल को भी कभी कभी स्किप करना पड़ता था बट इट वाज ऑल वर्थ फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, बहुत बढ़िया दोस्त, लाजवाब। अब मुझे ये बताइए कि जी सर। जब भी आपका प्रिपरेशन चलता था या प्रिपरेशंस की हम्म। कहानी रहती थी तो वो किस तरीके से जी सर। रहती थी, मतलब कैसे प्रिपेयर करते थे आप, कैसे नोट्स बनवाते थे, कैसी हर चीज के हम्म। थ्रू जाते थे? सर एक्चुअली मेरा क्या होता था कि 13 यूनिट्स से थे लाइफ साइंस में। उसमें जो जो मेन मेन यूनिट्स है जैसे सेल बायोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, और भी बहुत सारे जो मेन मेन था उनका मैं प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाया करता था, शॉर्ट नोट्स। फिर उसके बाद मेरा ऐसा रहता था कि एक्चुअली
सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं होता है, एट द एंड रिवीजन इज द मेन थिंग। हाँ हाँ हाँ। तो मैं जब भी लेक्चर पढ़ता था, तो जैसे मैं एक लेक्चर कंप्लीट किया, मैं सेकंड लेक्चर में आया, तो मैं फर्स्ट लेक्चर को रिवाइज करूंगा आफ्टर सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर पे फर्स्ट सेकंड रिवाइज करूंगा, फिर थर्ड, फोर्थ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, लाइक दैट। मैं थ्रू आउट द मंथ जैसे फर्स्ट लेक्चर है उसको मैं 30 बार रिवाइज कर लिया रहता था, सेकंड लेक्चर और 29 बार रिवाइज हो गया, थर्ड लेक्चर 28 बार रिवाइज हो गया। तो इस वजह से रिविजन वाज वन ऑफ द मेन थिंग। कंप्लीशन तो हो जाता है, कंप्लीट तो हो जाता है, बट रिविजन जो होता है वन ऑफ द मेन थिंग होता है। तो मैं रिविजन पे ज्यादा मतलब फोकस किया करता था, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस एज वेल इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। ओके। जी सर। अब मुझे ये बताइए कि जब भी हम सीएसआर नेट के सिलेबस को देखते हैं तो एकदम बड़ा जी सर। वास्ट सिलेबस है जहाँ पे 13 यूनिट है, राइट। उसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड है। तो आप कैसे प्रिपेयर करते थे? मतलब मुझे ये बताइए कि ये सिलेबस को ही टैकल करना एक सबसे बड़ी बात है, तो जी आपकी सर। क्या आइडिया होती थी? सर मेरा आइडिया ये था कि सबसे पहले तो एक बुक आता है आईपीएस का, प्रीवियस क्वेश्चन का, पीआई के बुक। वहां पे हर एक चीज में दिया गया है कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस आए, इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस आए, इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस आए। तो अगर कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को पूरा होल यूनिट कंप्लीट नहीं करना है, तो उससे एक आइडिया लग जाता है कि हाँ इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस आए, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इसमें अब ये क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इस तरह से मैंने एक प्रॉपर प्लान बनाया कि हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और उसके हिसाब से टॉपिक कंप्लीट किए। एंड एट द एंड वहां से क्वेश्चंस आए भी, क्योंकि वो एक पैटर्न समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बुक है वो बहुत हेल्प करते हैं। सो मैं तो पीआईक्यू के बुक से ही एक्चुअली मुझे इन्फॉर्म मिला। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार दोस्त। अब मुझे ये बताइए कि जब भी हम सीएसआर नेट के सिलेबस को पढ़ते हैं तो कोई यूनिट एक तो पसंदीदा होती है या हमें इजी लगती है। तो वैसा आपका जी सर। एक्सपीरियंस क्या रहा था? मेरे एक्चुअली फेवरेट यूनिट था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और मुझे एक्चुअली इसी में रिसर्च करना है। मतलब अगर रिसर्च करना है तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो होता है एक्चुअली बहुत ही बेसिक होता है, पीसीआर वगैरह करना या फिर जो भी एप्लीकेशन वगैरह के बारे में जानना। तो मेरा तो वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक वही रहता था, मतलब एट द एंड। और कभी कभी क्या होता है, जो फेवरेट टॉपिक होता है उसको आप कभी कभी एक नॉर्मली पढ़ लोगे तब भी आपका क्वेश्चन बन जाता है, बिकॉज यू नो ऑल द थिंग्स अबाउट इट। तो ये एक चीज रहता था। तो मेरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी फेवरेट टॉपिक था हाँ हाँ हाँ। मेरे यूनिवर्सिटी से। ओके, बहुत बढ़िया, शानदार दोस्त। अब मुझे ये बताओ कि कौन सी यूनिट ऐसी थी जो कॉम्प्लेक्स लगती थी या हार्ड लगती थी? कॉम्प्लेक्स हार्ड मेथड्स इन बायोलॉजी, मतलब जो टेक्निक्स वगैरह की जो यूनिट है वो थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स रहता है, क्योंकि वहां से ये सबसे मिक्स होकर भली आता है, बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है मेरे हिसाब से। सबका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, किसी के लिए इजी होगी, किसी के लिए हार्ड होगी। मेरे हिसाब से वो मेरे लिए थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी। मेथड बट इंपॉर्टेंट यूनिट है, नो डाउट। ओके, चलिए। अब थोड़ा मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जब भी हम प्रिपरेशंस को स्टार्ट करते हैं जी सर। तो जब हम प्रिपरेशंस को स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद मोटिवेशन इनिशियली तो बहुत हार्ड, मतलब हाई लेवल पे होता है। फिर धीरे धीरे मोटिवेशन कम होता चला जाता है और हम सैचुरेटेड होते हैं, थोड़ा डीमोटिवेटेड सा एक फील करते हैं, एग्जॉस्टेड, बर्नआउट फील करते हैं। तो उससे कैसे आपने कंसिस्टेंट बनाए रखा? सर मेरे हिसाब से अगर एक ऑब्सेस्ड अगर रहता है कि मुझे रिजल्ट चाहिए चाहिए, मतलब मुझे रैंक चाहिए या मुझे ये रिजल्ट चाहिए, ऑब्सेस्ड प्रिपरेशन करना अलग होता है, ऑब्सेस्ड रहना अलग होता है। अगर ऑब्सेस्ड है तो हो जाता है अपने आप, मतलब मुझे चाहिए चाहिए अगर ये माइंड में है, तो फिर कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि चलो अब रेस्ट ले लेते हैं या चलो अब छोड़ देते हैं, लाइक दैट। मोटिवेशन अलग है, ऑब्सेस्ड होना अलग है। तो मेरे हिसाब से ऑब्सेस्ड होना एक ज्यादा बेटर चीज है जो कि होना चाहिए। मैं ऑब्सेस्ड था कि मुझे किसी भी हालत में करना ही है, एंड उसकी वजह से मतलब कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि अभी ये कर लेता है, छोड़ देता है, या 2-4 दिन ऐसे ही रह जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ऑब्सेस्ड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी वजह से हो गई ऐसी चीजें। ओके, चलिए। अब मुझे ये बताइए कि अगर आपको ऐसी क्या 3 चीजें लगती है कि आपको लगता है कि नहीं, अगर इन 3 चीजों को अगर फॉलो किया जाएगा तो मतलब श्योर शॉट जो है आप एग्जाम को क्रैक कर लोगे? 3 चीजें मेरे हिसाब से, तो एक रिवीजन है, क्योंकि कंप्लीशन करना तो कोई भी कर लेता है कंप्लीट, बट एट द एंड रिवीजन मायने रखता है। ओके। दूसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। ओके। और तीसरा होता है ध्यान से लेक्चर सुनना। अगर लेक्चर सुनेंगे तो एक्चुअली
खासकर आईएफएस में ऐसे ऐसे टीचर्स हैं जो कि बता देते हैं कभी कभी कि यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। और एक्चुअली वहां से क्वेश्चंस आते भी है, मेनली बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ये तीन चीजें वन ऑफ द मेन, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड यू नो दिस इज मेरे हिसाब से। ओके, चलो बहुत बढ़िया, शानदार। जी जी। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच दोस्त फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, योर जर्नी एंड योर नॉलेज विद अस। मुझे पूरा यकीन है कि थैंक जो यू सो मच फ्यूचर सर। के थैंक एस्पिरेंट्स होंगे उनको बहुत कुछ यू। जी सीखने सर। को एंड समझने को मिलेगा। और विशिंग यू वेरी जी ऑल द सर। बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।